अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मौलाना अंसारी और आप देखिए मेरा यूट्यूब चैनल दी रेट ऑफ पॉडकास्ट। आज मेरी लोकेशन है, हम शहीद मिलत पे मौजूद है और करने जा रहे हैं ज़बरदस्त सा व्लॉग के बारे में देखने वाले और सुनने वाले। मैं थोड़ी देर बता दूँ कि जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़े पे या इमिग्रेशन के ऊपर, तो ये आज का व्लॉग उनके लिए है। तो बराए मेहरबानी आज के इस व्लॉग को पूरा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मौलाना अंसारी और आप देख मेरा यूट्यूब चैनल दी रेट ऑफ पॉडकास्ट। अगर मैं आपसे कहूँ कि यूरोप जाना, ख़ासतौर पर पोर्चुगाल, अब पाकिस्तानियों के लिए सुनहरी मौका बन चुका है, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन रुक जाएं, क्योंकि इस रास्ते में जितने मौके हैं इतने ही फ्रॉड, इतने ही स्कैम छुपे हुए हैं। तो आखिर सच क्या है और सही रास्ता कौन सा है? आज के मेरे एपिसोड दी रेट ऑफ पॉडकास्ट के अंदर हमारे साथ मौजूद है ख्वाजा एहसान सईद, जो कि स्टार कंसल्टेंट के इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं। आज हम इनसे वो तमाम बातें, वो तमाम हक़ाइक़, उन तमाम चीज़ों के बारे में मालूमात लेंगे जो मेरे देखने वाले, सुनने वाले, पसंद करने वाले जानना चाहते हैं। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। जो मैं आपको बताऊंगा पुर्तगाल जाने का असल तरीका क्या है, कितने अखराजात आते हैं और कैसे आपको फ्रॉड से बचाया जा सकता है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए दी रेट ऑफ पॉडकास्ट, शुक्रिया। मैं ख्वाजा एहसान साहिब आपसे एक पहला सवाल जो होती है हमारी नॉर्मल, कि हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? मेरे देखने वाले, सुनने वाले और पसंद करने वालों को बताइएगा प्लीज़। तो मेरा नाम एहसान ख्वाजा है और मैंने 1994 से स्टार्ट किया था ये इमिग्रेशन। मेरे ब्रदर लॉ की कंपनी थी, उसके बाद उन्होंने मुझे सिखाया सारा ये काम। उसके बाद से अब अभी तक हम लोग कनाडा का कर रहे थे, फिर 2004 तक फिर आइट्स आ गया कनाडा में। तो उसके बाद से थोड़ा सा लोगों की कमी हो गई है, आइट्स को अचीव नहीं करते थे, रिक्वायरमेंट था 7 बैंड एटलीस्ट चाहिए था, वो नहीं हो रहा था। तो उसके बाद ये नया चीज़ आई है पुर्तगाल का, तो इसमें भी वही आइट्स नई रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसी हमारे लोगों के लिए आज का जो हालात है उसके लिए आसान है वहाँ पर इमिग्रेशन लेना है पुर्तगाल का। तो इसमें 2 टाइप के हैं, एक D7 वीज़ा है और एक टेम्पररी वीज़ा है। D7 वीज़ा में रिक्वायरमेंट इस तरह से है कि अगर आपकी 3 lakhs पर मंथ कोई रेगुलर इनकम आ रही है, रेंट्स आ रहे हैं शॉप का या आपका फ्लैट्स का रेंट पे दिया हुआ है, घर दिया हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं, आप मनी ईयर का दिखा सकते हैं और उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड चीज़, जो लोग ये के पास ये नहीं है ये चीज़ें, वो सेकंड टेम्प्रेरी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वो 3 to 4 मंथ्स में हो जाता है। उसके बाद जाने के बाद पुर्तगाल में आप इमिग्रेशन के लिए PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं वहाँ थ्रू लॉयर। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पोर्चुगाल में इमिग्रेशन के लिए पाकिस्तानियों में इतना इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है, क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ के हालात ऐसे हो रहे हैं कि बेहतर है, वहाँ हमसे काफ़ी तरक्की याफ्ता मुल्क है, पुर्तगाल काफ़ी अच्छा है। फिर सबसे बड़ी बात है कि पुर्तगाल के इमिग्रेशन लेने के बाद आप शेंजन वीज़े में हर जगह इटली जा सकते हैं, स्पेन जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं। अगर आप पुर्तगाल में सेटल नहीं हो तो आप दूसरे किसी कंट्री में जाके सेटल हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है वहाँ पर। और जो बच्चे अगर फैमिली के साथ ले जा रहे हैं उनकी एजुकेशन बेहतरीन हो जाती है वहाँ से। इटली में भी पढ़ सकते हो और वहाँ फुली फंडेड यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं इटली में भी और स्पेन में भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है फैमिलीज़ के लिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एहसान साहब, अगर कोई बंदा आज पाकिस्तान से पोर्चुगाल जाना चाहता है तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, वो हमें देखने वालों को बताइए प्लीज़। देखिए, पुर्तगाल के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स आसान है बहुत अभी जो हमारे लोगों के लिए। जैसे आपके पास मैंने अभी पहले बताया कि आप जब एक जैसे कोई आपने अपार्टमेंट रेंट पे दिया हुआ है, उसके 3 लाख रुपए आ रहा है मंथली, या कोई घर दिया हुआ है रेंट पे और स्पेसिफिक इनकम उसकी आ रही है आपकी, तो वो आप शो कर सकते हैं कि अकाउंट में मेरे इतना आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, रेंट आ रहा है। तो वो उसका आप अपना एविडेंस दे के आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 3 to 6 मंथ्स में प्रोसेस आपका हो जाता है इसमें। और इसमें आइट्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। पोर्चुगाल जाने के लिए डिग्री ज़रूरी होती है या स्किल बेस्ड होता है, ये थोड़ा बताएं। नहीं, इसमें ऐसे ही है जैसे एक ज़माने में कनाडा था, इंटर पास भी जा रहे थे और जैसे डिप्लोमा किया वो भी जा रहे थे। इसी तरह ये है, इसकी इंटर ही रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपका बेसिकली कोई इनकम हुई, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इनकम ऐसी फिक्स आनी चाहिए जो आपका अपनी कमाई, अपना रेंट पे घर हो, आपका जो रेंट आ रहा हो आपका आपने दिया हो उसको रेंट पे दिया हो और आपका इनकम आ रही होगी, फिक्स आ रही होगी हर मंथ आपके अकाउंट में, तो वो शो करके आप जा सकते हैं। इसमें कोई हाई फाई नहीं है कि बैचलर हो या मास्टर्स हो, ज़रूरी नहीं है।
मेरे देखने वालों को थोड़ा सा ये बताएं कि पोर्चुगल के जो वीज़ा प्रोसेस होता है उसमें कितना टाइम लग जाता है? पुर्तगाल के वीज़ा D7 में 3 to 6 मंथ्स का पूरा प्रोसेस है। इसमें हो जाता है इंशाल्लाह ताला। अभी स्टार्ट हुआ ये 3 to 6 मंथ्स का प्रोसेस है। कि आगे जाके ये 3 to 6 मंथ जो है वो 12 मंथ्स हो जाएगा, क्योंकि रश हो जाएगा। आपको पता है यहाँ के हालात कैसे वगैरह कोई अप्लाई कर रहे हैं पुर्तगाल की पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह कनाडा का जब इमिग्रेशन शुरू हुआ था, हमने किया था 94 में, उस वक्त भी 3 से 4 महीने में एक बंदा चला जाता था। लेकिन अब जो है वो कनाडा में 1.5 साल 2 साल लग जाते हैं प्रोसेस में। अच्छा, अभी आप जैसे मेरी बात हो रही तो आप ये मुझे कह रहे थे कि पोर्चुगल का जो वीज़ा है अगर ये जिनको मिल जाता है पासपोर्ट, तो उनके बाद वो कौन कौन सी कंट्रीज़ में जा सकते हैं, ये थोड़ा बताइए प्लीज़। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि शेंजन वीज़े पूरे शेंजन में आप जा सकते हैं। शेंजन में पुर्तगाल भी आता है, मेन चीज़ जर्मनी है, स्पेन है, इसमें जा सकते हैं आप, इटली में जा सकते हैं, तो वहाँ भी आप रह सकते हैं, बहुत आसानी हो जाती है। पूरे शेंजन में जा सकते हैं आप इसके वीज़े लेने के बाद। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वर्क वीज़ा और रेजिडेंस परमिट में क्या फ़र्क होता है? देखिए, वर्क परमिट में हम लोग जो है वो नहीं करते, क्योंकि इसमें काफ़ी गड़बड़ होती है। आपको पता है कि काफ़ी हैवी अमाउंट होता है, उसके बाद उस कंपनी का भी कंफर्म नहीं होता कि वो दे ना दे, प्रोसेस होना, तो क्लाइंट जो है परेशान ही रहता है। तो ये एक सॉलिड काम है कि उनकी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है और उनकी गवर्नमेंट सारा ही देखती है इसके पीछे मसले मसाइल, तो वो गवर्नमेंट के थ्रू करते हैं। हम वही काम शुरू से करते हैं जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। वर्क परमिट प्राइवेट कंपनियाँ देती हैं, वो कभी भाग जाती हैं, कभी इधर उधर हो जाती हैं, तो वो हमारे लिए मसला बन जाती है। बंदा जो है वो क्लाइंट हमारा बहुत सफ़र करता है इस चक्कर में। बहुत से लोग एजेंट के हाथों फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। लोग कैसे पहचाने कि कौन जेन्युइन कंसल्टेंट है? देखिए, जैसे दूसरों का तो मैं नहीं कह सकता, अपना हमने पेज बनाया हुआ, जितने लोगों को भेजते हैं। अब 94 96 में फेसबुक नहीं थी, तो हम लोगों ने उनका नई पेज पे नहीं डाल सके। लेकिन उसके बाद से जब तक हमने शुरू हुआ ये फेसबुक, तो हमने उनके इंटरव्यू जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट चला गया, स्टूडेंट चला गया, तो उसका हमने इंटरव्यू लगा दिया अपने पेज पे। कनाडा बंदा चला गया तो उसका हमने लगा दिया इंटरव्यू, उससे रहता है। और मामला ऊपर नीचे इस तरह से फ्रॉड का तो आप उनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। उनके मैं तो यही कहता हूँ कि आप उसी के पास जाएँ जिसका रेफरेंस हो, किसी आपका कोई आदमी वहाँ से गया हो, उस कंपनी से कोई रिलेटिव गया हो, तो आप उसको अप्रोच करें। या अगर आप वैसे करते हैं नॉर्मली, तो आप उसका पूरी वेबसाइट सर्च करें और उनसे एविडेंस मांगें कि आपने किसी लोगों को भेजा है, तो उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है या नहीं है। तो अगर वो दे रहे हैं, आपको सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर आप उस पर अप्लाई करें ताकि आप सेफ रहें। इस वक्त मैं देखने वालों को ये बताएं एहसान साहब कि इस वक्त जो है पोर्चुगल के अंदर जो है कौन सी फील्ड में नौकरी ज़्यादा आई हुई हैं आजकल? पोर्चुगल में इस वक्त IT फील्ड में ज़्यादा जॉब्स हैं और इंजीनियर्स की ज़्यादा जॉब्स हैं, ठीक है। और बाकी फाइनेंशियल आपको थोड़ा मजबूत होना चाहिए ताकि आप अपना बिजनेस भी वहाँ कर सकें। तो थोड़ा छोटा मोटा भी करें, लेकिन अपना बिजनेस करें तो ज़्यादा बेहतर है वहाँ पर। वहाँ पे अगर पाकिस्तान से लोग जाते हैं तो क्या वो वहाँ जाके वाकई सेटल्ड हो जाते हैं, या उनमें एक पैनिक सा होता है, या बेचैनी सी रहती है उनके अंदर? देखें, शुरू में तो हर किसी को प्रॉब्लम होती है। आप कराची में भी एक इलाके दूसरे इलाके में जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप यहाँ का देखें, यहाँ पर कुछ आगे फ्यूचर लोगों को नज़र नहीं आ रहा, ना मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ होना होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो जो हो रहा है मामला चल रहे हैं, तो इसलिए बेहतर यही है कि वहाँ पर ये तो है कि वहाँ पर गवर्नमेंट की कोई रेट है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आपकी गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती है। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे देखने वाले, सुनने वाले, पसंद करने वाले, हम एहसान सईद के साथ ऐसे मौजूद हैं स्टार कंसल्टेंट के अंदर, और एक ज़बरदस्त सा ये व्लॉग चल रहा है, और ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव व्लॉग चल रहा है। जो लोग पोर्चुगल जाना चाहते हैं, तो मैं अपने चैनल के रेफरेंस से उनको बताऊंगा कि आप स्टार कंसल्टेंट से रब्ता कीजिए। ये एक तो इनके पास वास्ट एक्सपीरियंस मौजूद है इस फील्ड के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ पोर्चुगल को नहीं, पोर्चुगल, कनाडा और UK वगैरह को भी डील कर रहे हैं। अच्छा, मेरे देखने वालों को थोड़ा सा ये बताइए एहसान साहब कि जैसे कि आपने बताया कि आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, तो आप उस वक्त से माशाल्लाह से कंसिस्टेंसी के साथ इसी फील्ड के अंदर है। इसके अलावा आपके और कौन कौन से
चीज़ें हैं जो आप कवर कर रहे होते हैं, थोड़ा ये बताइए। इसमें हम लोग कंसल्टेंसी में स्टूडेंट वीज़ा देख रहे हैं, यूके का कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं हम लोग। और मैं तो एक आइडिया सबको देता हूँ आसानी, देखिए इसमें हर आदमी परेशान है, हर आदमी जाना चाहता है, लेकिन बेस्ट जैसे मैंने आपको आइडिया बताया कि बेस्ट वही है कि या तो आपके कोई रिलेटिव गया हो या फ्रेंड गया हो, तो उसके रेफरेंस से आप कॉन्फिडेंस कंसल्टेंट को चूज़ कर सकते हैं, अच्छे कंसल्टेंट को जो बिल्कुल फेयर काम कर रहा हो, पुराना हो, वो उसका मालूमात लेने पहले आप। और सेकेंड चीज़ जो है आप ये कर सकते हैं कि उसके एविडेंस ले सकते हो उससे कि भाई कोई क्लाइंट गया है, अगर आप कनाडा अप्लाई कर रहे हैं तो कनाडा के कोई रेफरेंस दे दें क्लाइंट का, जो उससे बात करके सेटिस्फाई हो जाए, या यूएस गया है या यूके गया है तो उससे बात करवा सकते हैं आप, ताकि उसका नंबर दे सकते हैं, उसको अपने सामने भी बात करवा सकते हैं, उससे इजाज़त लेके, ताकि क्लाइंट जो आपके पास आता है वो सेटिस्फाई हो कि हाँ भाई मैं जहाँ पे खर्चा एक्सपेंस कर रहा हूँ वो ओके हो जाए, मेरा मतलब कोई परेशानी ना हो, ये ना हो कि कल आज ऑफिस है इनका कल नहीं हो, क्योंकि हमने तो 94 से एक ही जगह पे हम बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और काम कर रहे हैं। अच्छा, मेरे देखने वाले सुनने वाले पसंद करने वाले इनको आप ये बताएं कि जो लोग न्यू जा रहे हैं पोर्चुगल के लिए, तो क्या वो पहले अकेले वहाँ जाके सेटल हो या फैमिली के साथ जाएं? मैं तो ये आइडिया दूँ, कनाडा का भी पूरी फैमिली का इमिग्रेशन होता है, तो मैं सबको क्लाइंट्स को यही आइडिया देता हूँ, यही मशवरा देता हूँ कि पहले अकेले जाएं, पहले सेटल डाउन कर लें, अपनी जॉब देख लें, अपना घर देख लें, और एक आध महीने बाद, क्योंकि वीज़ा तो फैमिली के पास होता है ऑलरेडी, तो वो 1 महीने बाद उनको ट्रैवल करवा दें तो ज़्यादा आसानी रहती है उनको, बजाय कि पूरी फैमिली को जाएँ और फैमिली परेशान हो। तो बेहतर ये कि पहले वो सेटल हो जाए, ताकि फिर 1 महीने बाद उनको बुला दें। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि पोर्चुगल की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, तो उसके बारे में आप क्या मेरे देखने वालों को बताएंगे? देखिए अभी तो ऑलमोस्ट जो वहाँ रेंट है, जो आपके दो तरह के, एक बेसमेंट के साथ एक रूम मिलता है, वो सस्ता मिलता है, जैसे 1200-1300 को मिल जाता है, और अगर वही फ्लैट आप लेंगे तो पूरा वो 3000 तक का मिलेगा। तो बेहतर है जो भी कनाडा भी जाते हैं या पुर्तगाल भी जाते हैं या कहीं इटली भी जाते हैं, तो बेस्ट ये कि एक फैमिली के लिए अगर 2 बच्चे हैं और वो हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, तो उनके लिए एक बेसमेंट और एक रूम वाला ले लें 1200-1500 में। अच्छा, मैं देखने वालों को ये बताइए कि लोग इनिशियल में जाके वहाँ जो जॉब पे खड़े होते हैं, जॉब करते हैं, तो वो कितनी उसमें सेविंग कर पाते हैं कि वहाँ का वो रेंट भी दे रहे होते हैं और सेविंग भी कर देते हैं, और कुछ वो अपने पाकिस्तान घर भी भेज सके पैसे, तो मुझे ये बताइए प्लीज़। देखिए शुरू में तो पाकिस्तान नहीं भेज सकते आप, क्योंकि वहाँ पर आपको सेटल होना पड़ता है 2 से 3 महीने, तो वहाँ पर ऐसी 4 से 5000 तक सैलरी होती है, और आपका ऑलमोस्ट खर्चा ही 3 तक हो जाता है आपका। तो आप ये जहन में रखें यहीं पे जाएँ कि आप ज़्यादा से पाकिस्तान पैसे भेजने शुरू हो जाएंगे, आप थोड़ा सा आपको वेट टाइम लगेगा, और वहाँ पर भी कोई डॉलर ऐसे नहीं है दरअसल में या यूरोप मिल रहे हो, आपको थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद जब आप सेटल डाउन हो जाएं तो फिर आप भेज सकते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वहाँ पे जो है ये हलाल और हराम को कैसे लोग वो कर लेते हैं, जो खाते पीते हैं, तो क्या होता है, कैसे उसको चेक कर रहे होते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पर हर चीज़ पे लिखा होता है कि ये हलाल है या हराम है, वहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलते, कोई ऐसी बात नहीं है, और वो आपको बता देंगे पहले ही मॉल में कि भाई ये चीज़ हलाल है, ये चीज़ हराम है, उसमें कोई चीटिंग नहीं होती वहाँ पर। क्या आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक लोग जो नए लोग जो इमिग्रेशन कर रहे होते तो उसमें सबसे बड़ी गलतियाँ वो लोग क्या कर रहे होते हैं, ये बताया मैं देखने वालों को। देखिए सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे पहले जिसके पास आप जा रहे हो तो उसका रिकॉर्ड चेक कर लें कि उसने कभी किसी को भेजा है, और अगर वो कह भी रहे कि भेजा है तो वो उससे आप एविडेंस मांग सकते हैं कि आप बताएं कि हम भी, अगर कोई फैमिली सही होती है, मुझे लगता है कि भाई इसको हम किसी का रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि बहुत हर किसी को तो हम नहीं देते, क्योंकि प्रॉब्लम होती है, वो बाहर वाले जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो घबरा भी जाते हैं कि भाई किसी की कॉल आ जाए। पहले हम अपने क्लाइंट को बता देते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ से गए थे तो हमने आपका रेफरेंस दिया है, तो आप इनको बता दीजिएगा वहाँ के बारे में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है शुरू में, और क्या क्या किस तरीके से आप सेटल डाउन पे। तो जब क्लाइंट को आप ये चीज़ बताएंगे तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले क्लाइंट डरता है इसी चीज़ से कि मार्केट में इतना फ्रॉड है कि लोग 3 महीने 6 महीने के दफ्तर कहीं खोलते हैं, उसके बाद पैसे कमाते हैं और वो जब भाग जाते हैं। वर्क परमिट का ज़्यादा होगा, वो ज़्यादातर वर्क परमिट का ही होता है, और हैवी अमाउंट लेते हैं, वो 50 लाख 40 लाख ले लेते हैं, उसके बाद जो है वो वहाँ से भाग जाते हैं, कहीं और ऑफिस खोल लेते हैं, नए नाम से खोल लेते हैं,
तो उनका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसका रिकॉर्ड देखें कि भाई क्या ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, कितने साल से कर रहे हैं, कितने लोगों को भेज चुके हैं, और वो आपको रेफरेंस दे सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो या इमिग्रेशन वीज़ा हो, आप रेफरेंस ज़रूर दें। और चाहे तो वो उसी वक्त आपको नंबर पे बात करा दें या मैसेज पे बात करा दें। और अगर एतबार है कंसल्टेंट या मुझे भरोसा होगा कि हाँ मेरी फैमिली है, तो वो नंबर भी आप उनका दे सकते हैं ताकि वो सेटिस्फाई हो जाएं, ताकि वो डबल माइंड ना हो। क्योंकि क्लाइंट जब डबल माइंड होता है तो वो आपको तंग करता है, कॉल करता है, किसी से मशवरा लिया, उसने कहा भाई वो तो ये कह रहा है, फलाना ये कह रहा है। तो बेहतरीन चीज़ यही है कि आप खुद सेटिस्फाई हो जाए, और चाहे आप 6 महीने बाद अप्लाई करें लेकिन सेटिस्फाई होकर अप्लाई करें। भाई देखने वालों को ये बताइए कि क्या वाकई पुर्तगाल जाना एक ब्राइट फ्यूचर की जमानत है? देखिए इस वक्त तो यूरोप में बेस्ट यही है कि पूरा शेंजन है, और इसमें माशाल्लाह काफ़ी अच्छा उनका तरक्की याफ्ता सारे मुल्क हैं। इटली हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, ये सारे ही डेवलपमेंट हैं, आज से नहीं है, काफ़ी अर्से से डेवलप हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लोग काफ़ी सेटल हैं, और अभी मज़ीद आजकल तो रुझान ज़्यादा हो गया है, तो ज़्यादा लोग यहाँ जाके सेटल हो रहे हैं। अच्छा, मेरे देखने में सुनने वाले अभी हमारा ये व्लॉग खत्म नहीं हुआ है, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, हम इसको मज़ीद और इंफॉर्मेटिव करने जा रहे हैं। मेरे देखने वालों को एसएम साहब ये बताएं कि जो लोग आपके पास इस ऑफिस में आते हैं, आपकी लोकेशन है शहीद मिलत पे ऑफिस मौजूद है और स्टार कंसल्टेंट के नाम से, तो आप जब यहाँ पे न्यू आपके पास आ रहे होते हैं, न्यू केस आते हैं, तो आप उनको क्या कैसे डील करते हैं, थोड़ा सा अपनी रूटीन बताइए। हम लोग सबसे पहले तो उनका अपडेटेड सीवी मांगते हैं कि वो सीवी में क्या है उनका, और उनसे क्लियरली पूछ लेते हैं कि कोई एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स या एक्सपीरियंस लेटर कोई फेक ना हो, क्योंकि बाहर आपको पता है कि ये सब नहीं चलता। बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं, हमें नहीं बताते, और वो एजुकेशन के भी डॉक्यूमेंट दे जाते हैं, और बाद में फिर उनको जब हम बताते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्लियर लिखा होता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट फेक है तो आप हम जिम्मेदार नहीं, और ना हम लेते हैं वो केस, क्योंकि हायर एजुकेशन से अटेस्टेशन होती है हर चीज़ की सबसे पहले, तो वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। वो काफ़ी केस इस तरह से हैं, लोगों ने दिए और वो इस तरह से रिजेक्ट हुए हैं। तो बेहतर ये मैं यही मशवरा दूंगा कि जो जेन्युइन एजुकेशन है, आपकी जेन्युइन एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई करें, तो आपका भी टाइम ज़ाया नहीं होगा, ना हमारा ज़ाया होगा, और क्लियर इंशाअल्लाह ताला आप सक्सेसफुल हो जाएगा केस आपको। मेरे देखने वाले सुनने वाले आप इन्हें ये बताएं कि स्टार कंसल्टेंट सर्विसेज इसकी इस वक्त कराची में वर्क क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह एक सन इमिग्रेशन थे और एक हमें, तो बाकी तो बहुत सारे नए, इनके नाम मैं भी नहीं जानता, बहुत सारे खुले हुए हैं और बहुत सारे बंद होते रहते हैं, खुलते रहते हैं, चेंज होते रहती हैं जगहें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी इसकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काम यही है कि हम 94 से एक जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं शहीद मिलत रोड पर। अच्छा, जो नए लोग आ रहे होते हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसी कोई कहानी हुई, ऐसी कोई स्टोरी हुई हो कि आपने उनका काम मुकम्मल कर दिया, मगर जब आपकी फीस देने की वक्त आया तो उन्होंने उसमें गोल कर दिया, झोल दे दिया? कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसी कोई स्टोरी हो तो हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें प्लीज। हाँ, ऐसा इतने साल हो गए तो ऐसा भी हुआ है, लेकिन मसला ये होता है कि लोग हमें भी नहीं बताते। लोग जैसे दो कंट्री है, दो जगह में क्लाइंट था मेरा, उसने अमेरिकन इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई किया होता, और इसके लिए कनाडा के लिए भी हमारे पास अप्लाई किया था। उसका वीज़ा कनाडा का आ गया था, लेकिन उसका फिर अमेरिका का भी हो गया था। तो उसने जो है हमारे कहा कि भाई वो मोल कर रहे थे कि पेमेंट के लिए, तो इनके रेफरेंसेस थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने यही बताया कि भाई ये सीन है। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह इनके रेफरेंसेस थे कि उन्होंने मुझे, और इस दुनिया में नहीं है वो साहब, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं पेमेंट कर दूंगा, उन्होंने मेरी पेमेंट दिलवाई उस हिसाब से। अच्छा, एफएम सही थोड़ा सा मेरे देखने वाले ये आपसे पूछना चाह रहे थे कि आप माशाल्लाह से सुबह से लेकर शाम तक इस लाइफ में चल रहे हैं, लोगों की इमिग्रेशन वगैरह करवाएं, तो आप इस रूटीन से एग्जॉस्ट हो जाते होंगे, तो आप अपने आप को बूस्ट कैसे करते हैं, ये बताइए थोड़ा सा। नहीं, ये मेरी रोजी है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे लगा हुआ मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं, रिलेटिव्स हैं, सबके रेफरेंस से लोग आते हैं। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो मुझे कोई फैमिली मेम्बर 90s में तो कोई रेफर नहीं करता था, क्योंकि उनको पता था कि भाई इन्होंने अभी किसी को भेजा नहीं है। लेकिन जब सब जाने लगे, मेरे रिलेटिव के रिलेटिव जाने लगे, तो सबको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई ये काम सही कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि अब जो है सारे रेफरेंसेस से ज़्यादातर लोग मेरे पास आते हैं और चाहते हैं। तो मेरे लिए अल्लाह का शुक्र है कि कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जो मुझे काफ़ी डिस्टर्ब करे या ऐसा।
अगर मैं आपसे ये पूछूं एक लफ्ज में आप बताएं कि स्टार कंसल्टेंट सर्विसेज, एक लफ्ज में, एक लाइन में, एक वर्ड में आप कैसे डिफाइन करेंगे स्टार कंसल्टेंट सर्विसेज को? मैं यही कहूँगा, अल्लाह ताला ने ये नाम मेरे ब्रदर इन लॉ ने रखा था, जुबैर साहब उन्होंने रखा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी लाज रखी है, आज भी जिंदा है। वो कनाडा में रहते हैं और 96 में वो मई में 23 मई को गए थे कनाडा, और वो उसके बाद 99 में गए थे, उसके बाद आए नहीं यहाँ, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई कि उनका दिल खराब हुआ तो चले गए। तो वो अभी कनाडा में प्रॉपर्टीज वगैरह का जो क्लाइंट प्रॉपर्टीज वगैरह जरूरत होती है तो उनको रेफर कर सकते होने के वो करते थे, उनके प्रॉपर्टी वहाँ प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, वो हेल्प आउट करते हैं। मेरे देखने वालों को आप अपने ऑफिस की थोड़ी लोकेशन समझाएं, गाइड करें कि ये शहीद मिलत पे किस जगह पे मौजूद है। वैसे तो हम अपने यहाँ पे नंबर वगैरह इनका चला देंगे हम। मेरा ऑफिस शहीद मिलत कोर्ट पे मौजूद है, फ्लाईओवर के बिल्कुल साथ। ये फ्लाईओवर 1990 में बना था, और जिन्होंने बनाया था फ्लाईओवर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इजाज़ सिद्दीकी साहब हैं, उनको भी मैंने कनाडा भेजा है, वो टोरंटो में रहते हैं और उनकी फैमिली बहुत वेल सेटल है वहाँ टोरंटो में। तो और मेरा ये बिल्कुल नेशनल बैंक बहुत ओल्ड है और अभी बैंक बहुत मशहूर है यहाँ पर रोज कॉलोनी पे, इसके साथ बिल्कुल बराबर में इसके हमारा ऑफिस है अपर कोर्ट में 3rd फ्लोर पे। मेरे देखने वाले, सुनने वाले, पसंद करने वाले, मेरे चैनल पे जुड़े रहने का शुक्रिया। हम आप आज इस इंफॉर्मेटिव व्लॉग को यहाँ पे हम खत्म करते हैं, मगर ये सीरीज मेरी खत्म नहीं हुई है, अभी हम इंशाल्लाह एक और नई सीरीज आपके साथ पेश करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।